Good morning, students. Today we will discuss the next part of the first chapter, Human Geography, Nature and Scope. प्रीवियसली हमने पढ़ा था, कल इसके बारे में बताया था भाई व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी एंड डेफिनेशन ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, ये कुछ इसके बारे में आपसे जानकारी दी थी। ये बताया था भी these are the definitions of the given by Ratzel, Alan C. Semple और वाइडल डी लवलास। उसके बाद हमने बताया था भी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, इस प्रकार से जो है नेचर का ह्यूमन के ऊपर इम्पेक्ट होता है। और इससे रिलेटेड एक अप्रोच के बारे में बताया था, जो अप्रोच थी डिटर्मिनिज्म या एनवायरमेंटलिज्म। उसके बाद सेकंड अप्रोच थी हमारी पॉसिबिलिज्म, उसमें इससे बिल्कुल अपोजिट था भाई ह्यूमनाइजेशन ऑन नेचर, ये था ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। भाई ह्यूमन बींग्स का नेचर के ऊपर किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ता है, किस प्रकार से कंट्रोल, और इससे रिलेटेड एक अप्रोच थी जिसका नाम था पॉसिबिलिज्म। तो इसके बारे में आपको बताता। नेक्स्ट इसमें दोनों के बीच की एक अप्रोच है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज ए जोग्राफर ग्रीक टेलर इंट्रोड्यूस्ड A geographer Great Taylor introduced another concept which reflects a middle path, Madhyam mark between the two ideas of environmental determinism and possibilisms. He termed as the new determinism or stop and go determinism. इन दोनों के बीच का एक रास्ता, उसने कहा भी ना तो एनवायरमेंटल ठीक है और ना ही पॉसिबिलिज्म ठीक है, उन दोनों के बीच का एक रास्ता अपनाएं जो कि बेटर होगा। इन मध्यम मार्ग के बारे में बात। Those of you who live in the cities and those who have visited a city might have seen that a traffic regulated by lights on the crossroad। बच्चों आपने कोई भी रेड लाइट देखी होगी, जब रेड लाइट होती है इसका मीन जब भी वो स्टॉप होगा उसके बाद बीच में एक लाइट पीली सी लाइट आती है, ब्लिंक करती है, एम्बर लाइट्स को बोलते हैं भी रेडी हो जाइए अब। और जैसे ग्रीन लाइट होती है तो उसके बाद गो, यानी स्टॉप एंड गो। Red light means stop, amber light provides a gap between red and the green lights to get set, and green light means go. The concept shows that neither is there a situation of absolute necessary environmental determinisms, nor there is a condition of absolute freedom possibilism. It means that human beings can conquer nature by the obeying it. यानी हमें प्रकृति की जो आज्ञा उसका पालन करना चाहिए, तभी आप उसको जीत सकते हैं। They have to respond to red signals and can proceed in their pursuits of development when nature permits the modifications. It means that possibilities can be created within the limits which do not damage the environment, and there is no free run without accident. यानी जब हम मान लीजिए ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, इस प्रकार से देखते हैं कि कोई भी चौराहा आता है उसके ऊपर रेड लाइट का अगर हम उसके रूल को फॉलो करते हैं तो एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। यानी अगर हम ज़्यादा पॉसिबिलिटी में चलेंगे वो भी गलत है, यानी एक लिमिट के बाद जो है उसको हमें रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में बिल्कुल सही दिया है। The free run which the developed economies attempted to take has already resulted in the greenhouse effect, ozone layer depletion, global warming, receding glaciers, and degrading lands. The new determinism conceptually attempts to bring a balance, nullifying the either or dichotomy. इसके बीच का एक बिल्कुल अप्रोप्रिएट रास्ता है, इसको फॉलो करें तो उससे बैलेंस हो, यानी बैलेंस की बात करें। तो ये था इस कोर्स का नाम था जो आपका, ये थी आपकी सॉरी न्यू डिटर्मिनिज्म। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आपका वो ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर टाइम। ह्यूमन ज्योग्राफी ने किस प्रकार से जो है प्रोग्रेस की, यानी पहले कहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, इसमें किस प्रकार की स्टडी आती थी, उसके बाद भी क्या। द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, adjustment with and modification of the environment started with the appearance of human beings over the surface of the earth in different ecological niches. Thus, if we imagine the beginning of human geography with the interaction of environment and human beings, it has its roots deep in history
Thus, the concern of human geography have a long temporal continuum, so the approaches to articulate them have changed over time. क्योंकि पहले जो स्टडी थी हम किस प्रकार से, इसमें यहाँ पर बताया गया हाउ टू स्टडी ह्यूमन ज्योग्राफी में हम किस प्रकार की स्टडी करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्या चेंज होगा, डायनेमिज्म है। मैंने आपको कल बताया था कि डेफिनेशन बताया जाता है डायनेमिक है, कोई भी चीज़ है वो एक स्टेबल नहीं है, उसके अंदर टाइम टू टाइम चेंज आता है। तो कोई भी सब्जेक्ट होता है बच्चों, तो उसमें समय के साथ उसके जो सोच है, जो उसकी प्रोसेस है, यानी मेथड ऑफ स्टडी है, वो चेंज हो जाता है। ये इसके बारे में बताया किस प्रकार से पहले किस प्रकार का था, जो है वो किस प्रकार का है इसके यहाँ पर इसमें अप्रोचेस एंड थ्रस्ट shows the vibrant nature of the discipline. Earlier there was a little interaction between different societies and the knowledge about each other was limited. हम पहले आपस में इस प्रकार की बातें नहीं करते थे, एक लिमिटेड सोसाइटी। आज हम इंटरेक्शन करते हैं, उसके ऊपर पूरे आर्गुमेंट किया जाता है, स्टडी किया जाता है, तब जाकर देते हैं। मैंने जैसे कि कल बताया था, इंसान जो है जब आपस में एक इंटरेक्शन करता है तो उससे कोई नया रिजल्ट आता है। Travelers and explorers used to disseminate information about the areas of their visits. Navigation skills were not developed. पहले जाते थे, वे एक्सप्लोर करते थे, डिस्क्रिप्शन करते, उसके बारे में लिखा जाता है। लेकिन आज जो है वो अलग है, क्योंकि उस मामले में नेविगेशन स्किल्स वर नॉट डेवलप्ड एंड वायर्स वर द फ्रॉड विद द डेंजर्स। The late 15th centuries witnessed attempts of the exploration in Europe, and slowly the miles and mysteries of countries and people started to open. कुछ इस प्रकार की मिथ्या चीज़ें थी जिनके बारे में गलत भ्रम था, तो उनको पर्दाफाश हो गया। जैसे अभी पहले हम क्या सोचते थे, यानी सोच चेंज हो गई। जो हमारी थिंकिंग में पहले किसी चीज़ के बारे में हम क्या सोचते थे, आज क्या सोचते, तो समय के साथ उसके अंदर एक चेंज हुई। The colonial periods provided impetus to the further exploration in order to assess the resources of the regions and to obtain investment information. The intention there is not to present an in-depth historical account, but to make you aware of the process of studies, development of human geography. The summarized tables इसमें एक टेबल दी गई है कि किस प्रकार से उसको स्टडी किया गया, पहले क्या था, उसके बाद किस प्रकार से। I will introduce you to the broad stages and thrust of the human geographies as a subfield of geography. उसके बाद फिर इसके कुछ इसमें यहाँ पर ये कुछ अप्रोचेज आए, इसके लिए देख सकते हैं। वेलफेयर ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, ये पहले नहीं था, ये इसके बीच में यहाँ पर एक टेबल दी गई है, टेबल को ध्यान से पढ़ेगा। ये इसमें देखिए अप्रोचेज है कुछ जो अर्ली कॉलोनियल पीरियड से पहले क्या था, किस प्रकार की अप्रोच थी, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन था सर। खोज करते हैं, उसके बाद में ये चीज़ यहाँ पर डिफरेंट टाइप की चीज़ें या कोई नए एरियाज के बारे में बात करें। इंपीरियल एंड द ट्रेड इंटरेस्ट prompted the discovery and exploration of new areas. An encyclopedia description of the areas formed an important aspect of the geographer's account. यानी जो भी हम चीज़ें खोज करते थे उसका एक एनसाइक्लोपीडिया मिल जाती है, जो पूरी जानकारी रखता है। कोई भी किसी सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ते हैं, सब्जेक्ट का एक एनसाइक्लोपीडिया होता है, उसका सोर्स होता है, कोई चीज़ कहाँ पर, तो उसको उसके रूप में जो है हम जमा कर देते हैं। तो इस प्रकार की खोज पहले, यानी ये थी आपका अर्लियर कॉलोनियल पीरियड्स। उसके बाद लेटर कॉलोनियल पीरियड्स के बारे में क्या था, रीजनल एनालिसिस। हमने पूरी अर्थ को या उसके डिफरेंट पार्ट्स को बांट दिया, रीजन में बांट दिया। Elaborate description of the aspect of a region were undertaken. The idea was that all the regions were part of the whole, that is the earth. So understanding the parts in the totalities would lead to the understanding of the whole. पूरी अर्थ को या उसके डिफरेंट टाइप के रीजन लगती है। रीजन होता है जैसे आपको बताया था, फिर इसके अंदर एक सिमिलरिटी, एक समान उसके बाद 1930s में एक अप्रोच आई, इसका नाम था एरियल डिफरेंसेस। द फोकस वाज ऑन आइडेंटिफाइंग द यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन। जैसे कई बार बात करते हैं एरिया पर है तो उसको यूनिकनेस इतना था, अनोखी चीज़ें, उसको आइडेंटिफाई किया। उसके बाद फिर कंपैरिजन किया एक एरियाज में दूसरे से, एक साथ जो हमने कंपैरिजन किया और उसमें डिफरेंशिएट करने का प्रयास किया। द फोकस वाज ऑन आइडेंटिफाइंग द यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन
एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड वाई इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, किस प्रकार उससे वो अलग है। इस अप्रोच का नाम था एरियल डिफरेंशिएशन। ये अप्रोच इंट्रोड्यूस हुई थी 1930 में थ्रू द इंटरवार पीरियड्स। लेट 1950s एंड 60s में क्या हुआ, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल होता है रिलेटेड टू एरिया, उस एरियाज में इस प्रकार से किसी एरियाज के बारे में अपने जो है वो उसके बारे में शुरू करना, वहाँ पर क्या कुछ चीज़ें मार्क्ड बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर हो गया एंड सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल टूल्स, हमारे पास कुछ इस प्रकार के टूल्स आ गए, कुछ इस प्रकार के मेथड हो गए। नाउ फिजिक्स ऑफन अप्लाइड टू मैप एंड एनालाइज द ह्यूमन फिनोमेना, मैप में दिखाने के लिए या उसको एनालाइज करने के लिए इस प्रकार के कुछ नियम, लॉ ऑफ फिजिक्स वर ऑफन अप्लाइड टू मैप एनालाइज द ह्यूमन फिनोमेना। दिस फेज वाज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, और इसको नाम दिया गया क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। यानी हम डाटा इकट्ठा करते थे किसी एरियाज के बारे में, स्पेशल तभी उस एरियाज का आपने डाटा इकट्ठा किया और उसको किसी डायग्राम के द्वारा, किसी मेथड के द्वारा अपने मैप के ऊपर जो आइडेंटिफाई कर एक पैटर्न के लिए। जैसे हम पढ़ते भी मैप के ऊपर डिफरेंट टाइप की चीज़ें दिखाते हैं या बार डायग्राम दिखाते हैं, लाइन ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं, बहुत चीज़ों के द्वारा। तो ये सारा का सारा क्या थे, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का, यानी जो डाटा हमारे पास उसको हम डायग्राम के द्वारा कैसे शो करें, मेन चीज़ इसका है ताकि वो अट्रैक्टिव बने, इससे काफ़ी अट्रैक्शन हुआ। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज आइडेंटिफाई द मैपेबल पैटर्न फॉर डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज। जैसे कोई भी एक्टिविटीज़ है आप उसको मैप के ऊपर दिखाना, देख सकते हैं भाई वो किसी प्रकार की एक्टिविटी, एग्रीकल्चर की एक्टिविटी, किस एरियाज में कौन सी क्रॉप्स होती है, या मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, या इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर हैं, या कोई ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, रेलवे लाइन दिखानी, रोडवेज दिखाना, ये सारे की सारी जो एक्टिविटी हैं कहाँ पर किस प्रकार की एक्टिविटी को, डेयरी फार्मिंग दिखाने या आपको डिफरेंट टाइप की, तो मैप के ऊपर आप उसको जो है एक स्टेबल मेथड के द्वारा, एक पैटर्न के द्वारा हम शो करते हैं उस डाटा को, उस एरियाज का जो डाटा उसको उठा करके और उसको सिस्टमेटिक ढंग से एक पैटर्न बना करके, उसके एक टेबल बना करके या एक मेथड यूज़ करके भी उसका मीन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, मीडियम निकालते हैं, कई प्रकार के मेथड यूज़ किए जाते हैं। ये आएगा आपके इसमें प्रैक्टिकली, हम आपको बताएंगे इसके बारे में। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, उसके बाद 1970s में एक अप्रोच आई, इमरजेंस ऑफ द ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल्स, ये कुछ आ इसमें, इससे पहले भी आपको एक बॉक्स में बताया जाता है। डिसकंटेनमेंट विद द क्वांटिटेटिव, यानी जो क्वांटिटेटिव उससे जो असंतुष्टि पैदा होगी, एंड इट्स द डिह्यूमनाइज्ड मैनर ऑफ डूइंग ज्योग्राफी लीड टू द इमरजेंस ऑफ 3 न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन द 1970s। 3 जो है वो नए स्कूल, इससे पहले है। ह्यूमन ज्योग्राफी वाज मेड मोर रेलिवेंट टू द सोशो पॉलिटिकल रियलिटीज बाय द इमरजेंस ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट। इसमें एक बॉक्स दिया गया, पहले मैं आपको दिखा, ये 3 जो है अप्रोचेस मैंने आपको बताया। वेलफेयर, यानी 1970s के दौरान इकोनॉमिक्स में भी एक अप्रोच है, इसमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स के नाम से, और मिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाज मेनली कंसर्न विद द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल वेलबीइंग। यानी हमारे समाज में इस प्रकार की अप्रोच है, समाज का भला किस प्रकार से करें, लोगों को, यानी जो हम स्टडी करते हो किसके लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए। तो इस प्रकार के इसमें एक अप्रोच आएगी, इसका नाम था ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या था, लोगों का विकास किस प्रकार, चाहे वो विकास हो, चाहे वो एजुकेशन है, हेल्थ है। यानी अगर हम बात करते हैं भी बाहर की कंट्रीज की बात करते हैं, इंग्लैंड है, यूएसए, तो वहाँ पर एक मीनिंगफुल लाइफ लोगों की, हमारे यहाँ इस प्रकार का मीनिंगफुल लाइफ, यानी हमारे ज़िंदगी जीने का उद्देश्य क्या है, उसका एक मीनिंगफुल होना, यानी कि ज़िंदगी काट रही है। तो यहाँ पर ये अप्रोच थी वेलफेयर इकोनॉमिक्स के नाम से, और उसमें इंडिया के भी एक पाकिस्तान का था, एक इकोनॉमिक्स, उनको नोबेल प्राइज़ मिला, एक इंडिया का था। आगे बताएंगे इसके बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बहुत सी अप्रोचेस आई हैं, किस प्रकार से ये काम करते हैं। दीज इंक्लूड द एस्पेक्ट सच एज द हाउसिंग, भाई हमारे पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो होनी चाहिए, हाउसिंग होना चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। और इसमें एक कभी आप पढ़ते हो HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, उसमें इंडिया का भी कितना नंबर है, कौन सा नंबर है, बहुत से नंबर 1 कौन सा है, नॉर्वे है, स्वीडन है, एंड जितनी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या अमेरिकन कंट्रीज, एशियन कंट्री पीछे, तो क्यों है, यहाँ पर क्या कमी है, ऐसा क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी किया जाता है। वहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों के पास नहीं अवेलेबल है, जैसे हाउसिंग है, हेल्थ है, एजुकेशन है, और सरकार कई बार इसके ऊपर काम करती है, किस प्रकार से काम करे,
कैसे सभी को जो है वो हेल्थ प्रोवाइड की जाए, एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, हाउसिंग प्रोवाइड किया जाए, रोटी कपड़ा मकान आप कह सकते हैं इसको। ये आज की जो चीज़ें हैं, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिकल मुद्दे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, एक नेशनल लेवल के ऊपर या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो जोग्राफर्स हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड ए पेपर एज ज्योग्राफी द सोशल वेलबींग इन द पोस्ट ग्रेजुएट करिकुलम। इस प्रकार के कई पेपर आते हैं, पीजी करेंगे। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट एम्प्लॉयड द मार्क्सियन थ्योरी, उसके बाद एक थ्योरी है, इसका नाम है मार्क्सियन थ्योरी, टू एक्सप्लेन द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी। रेडिकल स्कूल क्रांतिकारी, भाई किस प्रकार से हमारे जो कारण है, भाई गरीबी का क्या कारण है। और नेशन कंट्रीज की जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है और बहुत सी कंट्री है, तो वहाँ पर द मेन रीजन ऑफ द पॉवर्टी, डेप्रिवेशन ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज, contemporary social problems were related to the development of capitalism. These are the problems. Behavioral school of thought laid great emphasis on the lived experience and also on the perception of the space by social categories. देखिए यहाँ पर एक behavioral school of thought laid great emphasis on lived the experience and also on the perception of the space by social categories based on ethnicity, race and religion. कुछ बार हम देखते हैं हमारे देश में भी मंदिर मस्जिद इस तरह के जो मुद्दे उठते हैं, ये हिंदू है मुसलमान है, ये कास्टिज्म के आधार पर बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। यही नहीं, हर एक कंट्री में रंग के आधार पर होते हैं, रंग भेद नीति है, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज है या अमेरिकन कंट्रीज है। इस प्रकार की प्रॉब्लम क्यों, एक्चुअली में जड़ क्या है, इसकी रूट क्या है, इसकी तो स्टडी की जाती है। एक कल्चर होती है आपकी, उसके बारे में तो सोशल कैटेगरीज का क्या बेस है, कई मुद्दे यहाँ पर, कई इश्यूज हैं, उसके ऊपर तो ये बिहेवियर लिख जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो क्या होता है इसके, ऐसा क्यों, इसके कौन से तो ये तो बच्चों आपका इसके बारे में एक लास्ट पेज में रहेगा 1990s में, फिर थोड़ा सा एक अप्रोच चेंज होगी, थोड़ा सा पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी 1990s में दूसरी अप्रोच है। The grand generalization and the applicability of universal theories, कोई भी चीज़ है उसको जनरलाइजेशन किया है, अभी कोई नियम है उसको यहाँ पर लागू करें। थ्योरीज टू एक्सप्लेन द ह्यूमन कंडीशंस वर क्वेश्चंस, इनके ऊपर भी हमारी जो कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो जितने भी यूनिवर्सल लॉ हैं उनको यहाँ पर एप्लीकेशन करते हैं। इस प्रकार की the importance of understanding each local context in the its own right was emphasized। इस प्रकार से देखते हैं कई बार कई तरह की प्रॉब्लम हमारे देश में आती है, जैसे आजकल किसानों का मुद्दा चल रहा है। बाहर के कंट्रीज में हमारे कंट्रीज में क्या डिफरेंस है, क्या सरकार हमारे को फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है जो बाहर के लोगों के लिए, वहाँ पर जो लॉ बनाए गए, नियम बनाए गए, क्या यहाँ पर लागू होते, कई बार नहीं होते हैं, समय और स्थान के अनुसार तो चेंज करते हैं। ये हमारा कुछ इस प्रकार से मेरी अप्रोचेज आई टाइम टू टाइम। हम बात करते हैं फील्ड्स एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके बहुत से फील्ड हैं, सब फील्ड है। ह्यूमन ज्योग्राफी एज यू हैव सीन अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द स्पेस दे occur over. Thus, human geography assumes a highly interdisciplinary nature. It develops the close interface with the other sister discipline in the social sciences in order to understand and explain the human elements in the surface of the earth. अभी जैसे मैं बहुत से पोस्टग्रेजुएट इकोनॉमिक्स के साथ या सोशल साइंस के साथ, सोशोलॉजी के साथ और बहुत से सब्जेक्ट हैं, इसका किस प्रकार का रिलेशन है इकोनॉमिक्स के साथ, तो इंटरफेस करता है। यानी इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी होती है जो पॉलिटिकल साइंस से होती है, सोशल ज्योग्राफी है जो सोशोलॉजी से होती है, साइकोलॉजी कुछ बिहेवियर ज्योग्राफी होती है वो साइकोलॉजी से होती है। तो इनका यानी बाकी जो इसके डिसिप्लिन है, बाकी जो सब्जेक्ट उनके साथ इसका किस प्रकार का रिलेशन है, उनमें क्या स्टडी करते हैं, इनसे रिलेटेड है, इस प्रकार से कंसर्न है। इसमें देखा जाए तो सारे के सारे सब्जेक्ट आपस में कंसर्न है। और ये एक मेथड होता है इसको जैसे इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, उसमें यहाँ पर ये स्टडी किया जाता है। In order to understand and explain human elements on the surface of the earth, with the expansion of knowledge
new subfields emerge, and it has also happened to the human geography. Let's examine these fields. You would have noticed that the list is the large and comprehensive to reflect the expanding the relief of the human geography. The boundaries between the subfield often overlap. What follows in this book in the form of the chapters will provide you a fairly widespread coverage of different aspects of human geography. The exercises, the activities, and the case studies will provide you with some empirical instances so as to have a better understanding of its subject matter. यहाँ पर इसमें कुछ दिया गया है सब्जेक्ट इसको देखते हैं। ये देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंसेज। ह्यूमन ज्योग्राफी का जो सोशल साइंसेज के बाकी डिसिप्लिन उनके साथ किस प्रकार का रिलेशन है, तो यह फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी लिखा है, सोशल ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो इसका सीधा कंसर्न जो है वो सोशल साइंसेज, सोशोलॉजी से हम कल्चर की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, तो इट इज कंसर्न विद द सोशोलॉजी विद सोशल साइंस। नेक्स्ट इसमें आता है बिहेवियरल ज्योग्राफी। इट इज कंसर्न विद द साइकोलॉजी, हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द साइकोलॉजी। देखिए इंसान जो है वो किस प्रकार से बिहेव करते हैं, साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, हम समाज के बारे में बात करते हैं, इस हमारे समाज का भला किस प्रकार से सोसाइटी के लिए वेलफेयर की बात करते हैं। तो ये सभी मतलब वेलफेयर इकोनॉमिक्स का एक इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, और इसके ऊपर आजकल बहुत जोर है। यानी जो हम पढ़ते हैं वो समाज के लिए पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हम किस प्रकार से सोसाइटी को भला कर सकते हैं, उसका कौन कौन से स्टेप उठा सकते हैं, स्टेप हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ज्योग्राफी ऑफ लेजर्स, भाई आरामदायक बात करते हैं। सोशोलॉजी, समाज में किस प्रकार से, हमारी सोसाइटी का जो ताना बाना वो किस प्रकार से है, हमारे रीति रिवाज, हमारे जो कस्टम्स हैं वो कैसे रहते हैं, समाज में किस प्रकार का बिहेव करते हैं, जिससे हमारी जो लाइफ है वो कंफर्टेबल हो गई। ऐसे कौन से नियम हैं जो प्राचीन है, जो रूढ़िवादी। नेक्स्ट में आता है आपका कल्चरल ज्योग्राफी, हमारी जो कल्चर है वो किस प्रकार से। एंथ्रोपोलॉजी, नर विज्ञान, यानी इंसान जो है वो किस प्रकार से उसने अपनी कल्चर बनाया, किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट हुआ, हमारे जो कल्चर है, लाइफ स्टाइल है, यानी कल्चर के माने होता है बच्चों लाइफ स्टाइल, हम किस प्रकार से जीवन जीते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग, वहाँ की सराउंडिंग किस प्रकार की है, वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है। नेक्स्ट इज द जेंडर ज्योग्राफी, इट इज ऑल्सो कंसर्न विद सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, वीमेन स्टडीज, इससे कंसर्न है सारा का सर। जेंडर ज्योग्राफी बात करते हैं, हमारे समाज में मेल है फीमेल है, उनका आपस में किस प्रकार से मैरिज होती है, क्या रिलेशनशिप होता है, ह्यूमन स्टडीज़ की क्या क्या प्रॉब्लम है। हमारे देश की हम बात करते हैं तो महिलाओं की समस्या है, लड़कियों की समस्या है, बाहर के कंट्रीज़ की अलग समस्या है। तो आजकल महिलाओं को स्पेशल फैसिलिटी दी जाती है, पहले उनके साथ अत्याचार होता था लेकिन आज नहीं होता। तो समय के साथ इसके अंदर काफ़ी चेंज आ गया, यानी आज महिलाएं जो है आगे आ रही है, पहले नहीं था, पहले वो घर तक सीमित थी, लेकिन आज जो है फील्ड में आप देख सकते हैं तो महिलाएं जो है वो काफ़ी आगे, तो होना भी चाहिए कि इक्वल जो है वो राइट मिलना चाहिए। हिस्टोरिकल जो दिस कंसर्न विद द हिस्ट्री, भाई जो ज्योग्राफी की हिस्ट्री है वो कहाँ लिखी गई है, रॉक्स के ऊपर लिखी गई है कि पहले वहाँ पर क्या था। जैसे बात करते हैं यहाँ पर एक टैथिस सी था, उसके बाद हिमालय माउंटेन था, उसकी हिस्ट्री यानी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, तो कंसर्न विद द हिस्ट्री। कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी उसकी हिस्ट्री होती है, तो हिस्ट्री इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। देन मेडिकल ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं जितनी भी एपेडेमिक्स होती है, एपेडेमियोलॉजी होती है, महामारियाँ आती हैं समय के साथ, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, तो कोरोना कहाँ से स्टार्ट हुआ, चाइना से स्टार्ट हुआ, किस प्रकार धीरे धीरे फैलाई, किस एरियाज में फैला, इसके फैलने के कारण क्या है, वायरस क्या है, ये सारे के सारे सिटी किस एरियाज में कितनी कोरोना से मौत हुई, इस प्रकार का। इसके अलावा और भी जितनी भी आज तक की जो एपेडेमिक हुई है, यह बहुत सी बीमारी फैलती है। जैसे कुछ बीमारी जो होती है वो कंसर्न होती है क्लाइमेट से, वेदर से होती है। गर्मी आती है तो गर्मी के टाइम में अलग टाइप की बीमारी है, सर्दियों में अलग है, अब रेन सीजन आएगा उसकी अलग हो जाएगी। तो वो इसके अलावा कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से उस कॉन्टिनेंट्स में किस टाइप की बीमारी है एपेडेमिक फैलती है, उसके कौन कौन से कॉजेज हैं, ये सारे की सारी स्टडी की जाती है मेडिकल ज्योग्राफी। ये भी एक लेटेस्ट सब्जेक्ट है।
उसके बाद अर्बन जोग्राफी। आजकल बच्चों देखते हैं कि अर्बन एरियाज हमारी जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में ज़्यादा बढ़ रही है। पिछले अगर हमें 40 ईयर्स या 50 ईयर्स की बात करते हैं तो अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसका कारण ये है कि जो एग्रीकल्चर था, हमारी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी एग्रीकल्चर की, उसमें मैकेनाइजेशन हो गया और वहाँ पर लेबर नहीं है, तो इसलिए लोगों ने गाँव से शहरों की तरफ। इसके अलावा भी बहुत सी फैक्टर हैं, जैसे हम बात करते हैं एजुकेशन की फैसिलिटी, भाई कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज है, एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी है, मेडिकल की फैसिलिटी है, और जो मेन रीज़न है वो रोज़गार की फैसिलिटी, एम्प्लॉयमेंट जो लोगों को मिल जाता है सर। लेकिन उसके कारण क्या होता है कि शहरों का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे दिल्ली की बात करते हैं, मुंबई की बात करते हैं, तो हाँ समस्याएँ, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए स्टडी किया जाता है कि अर्बन स्टडीज़, इसका जो एक्सपेंशन है वो कहाँ तक हो, कैसे, उसके लिए प्लानिंग बनाते हैं। जैसे हम बात करते हैं दिल्ली में पहले फ्लाई ओवर नहीं थी, आज देखिए दिल्ली में कितनी फ्लाई ओवर बन गई, और पोल्यूशन को कम करने के लिए फिर मेट्रो चलाई, मेट्रो ट्रेन चलाई। इस प्रकार के डिसीजन ले जाते हैं। अर्बन एरियाज में भी लोगों की जो आवागमन है वो किस प्रकार से, उनका लाइफ स्टाइल किस प्रकार है, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ताकि कंजस्टेड ना हो सिस्टम, और पोल्यूशन को कम करने के लिए कई प्रकार की प्लानिंग बनाई, यानी ताकि आराम से वहाँ पर रह सके। ये तो अर्बन जोग्राफी। नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल जोग्राफी। पॉलिटिकल जोग्राफी इट इज कंसर्न विद द डायरेक्टली पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद इसी का एक पार्ट इलेक्ट्रिकल जोग्राफी, इलेक्ट्रिक, जिसमें हम चुनाव की बात करते हैं, जो इसमें फेस्टोलॉजी होता है, यानी जैसे कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उसका एरिया कैसे फिक्स करते हैं, उसके अंदर किस प्रकार से एक रेंज होती है भी कितनी पॉपुलेशन। जैसे हम बात करते हैं हरियाणा में 90 की जो एमएलए की सीट है, पूरे इंडिया में जो है 545 MP, तो इसमें चेंज कब होगा, कई बार ये सारे के सारे डिसीजन इलेक्ट्रिकल जोग्राफी बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट इज द मिलिट्री जोग्राफी। मिलिट्री साइंस होती है, आर्मी होती है, मिलिट्री होती है, तो उसमें उसको स्टडी किया जाता है उस एरियाज़ के बारे में। ये एरिया किस प्रकार का, माउंटेन एरिया है, प्लेन एरिया है, बॉर्डर एरियाज है, खासकर से जो बॉर्डर एरियाज है उसकी गहर स्टडी की जाती है, और उसके ऊपर काम किया जाता है, उसके मैप तैयार किए जाते हैं। उस मैप के साथ साथ चलते हैं, उनके पास मैप है, यानी जो मान लीजिए पाकिस्तान का और इंडिया का जो बॉर्डर, उसके बॉर्डर एरियाज के मैप है, बांग्लादेश का एरिया है या चाइना का एरिया, कहीं का भी। तो इस प्रकार से उसमें जो मैप की स्टडी की जाती है और गहराई से स्टडी की जाती है, उनके पास डिटेल मैप है कि कहाँ पर आपका जो मोर्चा वो कहाँ पर है और किस प्रकार से उसके अंदर स्ट्रेटजी बनाएंगे ताकि ड्यूरिंग द वॉर हम क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर ये करें। इस प्रकार की स्टडी की जाती है मिलिट्री जोग्राफी, मिलिट्री साइंस। नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में भाई हमारे देश की बात करते हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, डेमोग्राफिक पैटर्न किस प्रकार का, मेल कितने, फीमेल कितने, ऑक्यूपेशन कितना है, लोग अर्बन में कितने रहते हैं, इस प्रकार की सारी स्टडी जो है डेमोग्राफी, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर होता है। अभी पहले ग्रोथ रेट कितनी थी, बर्थ रेट कितनी है, डेथ रेट कितनी है, ये सारी चीज़ें अगर हम बात करते हैं तो ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पॉपुलेशन जो होती है, और इट इज़ कंसर्न विद द डेमोग्राफी, जिसमें हम पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज द सेटलमेंट। जो सेटलमेंट यानी इंसान ने सबसे पहले किस प्रकार से अपना घर बनाया, सेटलमेंट, चाहे वो गांव है चाहे वो शहर, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट जहाँ फुलफिल होती थी वहीं पर उसने, और बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पर उसको वाटर मिलता है, सोर्सेज मिलते हैं। जितने भी संसार के बच्चों बड़े बिठाओ में दे आर लोकेटेड इन द बैंक ऑफ एनी, किसी नदी की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट हो पानी से पूरी होती है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, सारी की सारी एक्टिविटी तो वाटर रिसोर्सेज। तो इसलिए इसके बारे में सेटलमेंट कहाँ पर है, इस प्रकार की कंजस्टेड सेटलमेंट है, स्कैटर्ड है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा से देखते हैं गाँव के अंदर, इसके साथ देखते भी गाँव का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, शहर का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। कई आपने टाउन देखे होंगे कि बिल्कुल सर्कुलर होते हैं, रेडिकुलर होते हैं, कई जो है वो इस प्रकार से लीनियर होते हैं, लाइन होते हैं। जैसे आप कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो पिपली से 3rd गेट तक देखते हैं लंबा है, तो एक रोड के साथ साथ बच जाता है,
या किसी नदी के साथ सबके साथ, उसका पैटर्न क्यों है? ये सारा का सारा जो पैटर्न है वो डिटरमाइन किया जाता है वहाँ पर जो नेचुरल चीज़ें हैं, वहाँ की जो लैंड है, रिसोर्स है, उसके ऊपर डिपेंड। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक लेवल, इट इज कंसर्न विद द इकोनॉमिक्स। भाई हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी किस प्रकार की, इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर, हम किस प्रकार से बिहेव करते हैं, अपना काम करते हैं, इट इज कंसर्न विद द इकोनॉमिक। कोई भी इंसान काम करता है उससे जो उसको इनकम होती है, कमाता है। अब इसमें देखिए हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे वो प्राइमरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी एक्टिविटी है, टर्सरी एक्टिविटी है, ये सारी की सारी कंसर्न विद द इकोनॉमिक्स, यानी जिससे हम कुछ अर्न करते हैं उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी सारी है, इसमें हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, हमारे देश में कितने रिसोर्सेज हैं, या पूरे वर्ल्ड लेवल पर रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर कितने लैंड है, किस प्रकार के लैंड, what टाइप ऑफ लैंड, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, या जितने भी रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज है, सोयल है, ये सारे के सारे, और उसके ऊपर डिपेंड करते हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर मान ली प्लेन लैंड है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर करेंगे, अगर मिनरल्स में आ जाए तो माइनिंग एक्टिविटी होगी, उसके साथ इंडस्ट्रीज होगी। इस तरह से ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर depends on the agriculture soils, what crops are grown in that areas and why. It depends on the climatic conditions and the development of that area. ये डिपेंड करता है कि एग्रीकल्चर साइंस, पहले देखिए हम एग्रीकल्चर करते थे, हमारे पास ओल्ड मेथड होती थी। आज की जो एग्रीकल्चर वो चेंज हो गई है, मॉडर्नाइजेशन आ गई। हम कई फसल उगाते हैं, इरीगेशन की फैसिलिटी है, डिफरेंट नए सीड्स आ गए हमारे पास, पर एकड़ जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हाई हो गया। पहले पर एकड़ प्रोडक्शन था वो बहुत कम था। इस तरह से ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स, वो इंडस्ट्री पहले कहाँ कहाँ पर, किस एरिया में, उसकी कौन कौन सी फैक्ट्री, जैसे देखते हैं इंडस्ट्रियल एरिया। अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में गुड़गांव में, फरीदाबाद में, तो वहीं पर इंडस्ट्री क्यों है? क्योंकि वो दिल्ली के नज़दीक है, और दिल्ली में जितनी एक्टिविटी होती है वो कैपिटल है, लोग वहाँ से कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री वहाँ मिलेगी जहाँ पर रॉ मटेरियल होगा, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होगी, ये सारी चीज़ें, ये वहाँ पर लेबर होगी, कैपिटल होगा। देयर आर सम ज्योग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर एंड सोशल फैक्टर, अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया। ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग देखते हुए आप नॉर्थ में जाते हैं तो किस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन, साउथ में जाते हैं तो किस प्रकार की, किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वहाँ रॉ मटेरियल क्या है, इंडस्ट्री किस प्रकार की, तो मार्केटिंग, कुछ चीज़ों की मार्केटिंग पूरे इंडिया में होती है, पूरे वर्ल्ड में होती है, बेसिक चीज़ें होती हैं। तो बिजनेस जो आप करते हैं, मान लीजिए आपने कोई दुकान कर ली, तो दुकान कहाँ पर करेंगे और वहाँ पर किस टाइप की दुकान करेंगे, इस प्रकार का बिजनेस करेंगे। वहाँ जो लोगों की रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार आप दुकान करेंगे, बिजनेस करते हैं। ये सारा का सारा मार्केटिंग का भी जो है ना वो बिजनेस स्टडीज रहता है, इकोनॉमिक्स में होते हैं, कॉमर्स से, ट्रेड से। ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, आपने कहीं टूर पर जाना है तो मैनेजमेंट करते हैं। टूरिज्म से आजकल बहुत इनकम है, बाहर के लोग हमारे देश में आते हैं, बाहर जाते हैं, तो उनसे फॉरेन करेंसी आती है। हमारा जितना भी जो होटल मैनेजमेंट के डिप्लोमेट होते हैं, जितने भी होटल होते हैं, या गाड़ी वाला होता है या कोई चाय वाला होता है, रिक्शा वाला होता है, तो जो लोग बाहर से आएगा उनको इनकम होती है। कुछ से हमारे टाउन है जहाँ पर इस प्रकार का जो टूरिज्म रेपुटेशन है बहुत अच्छा है, और उनकी जो इनकम उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, और भी बहुत से हिस्टोरिकल प्लेसेस। ज्योग्राफी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, इट डिपेंड्स भाई हमारे किस कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स करते हैं, किन चीज़ों का हमारा स्ट्रक्चर है, किन चीज़ों का हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, इम्पोर्ट्स करते हैं, हमारे इसमें क्या क्या होता है, एक्स्ट्रा क्या होता है, तो उसी के ऊपर हमारी डिपेंड करती है इंडस्ट्री। बहुत चीज़ें होती हैं जो हम बाहर भेजते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा फॉरेन करेंसी मिलती है, हम बाहर से मंगवाते कितने। तो हमारी जो इकोनॉमी है अगर हम बात करते हैं, डिपेंड्स ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड। आज का जो टाइम है, क्योंकि आज पूरा जो वर्ल्ड है वही ग्लोबल विलेज हो चुका है। अब पहले होता था, अभी कुछ रिस्ट्रिक्शन होती थी भाई हम किन कंट्रीज के साथ, लेकिन आज पूरा एक बात करते हैं तो कहीं भी फ्री मार्केट हो गई, फ्री। पहले भी था ये 1990 में, उसके बाद जो है
95 के बाद एक अंकल आया होगा, तो उसमें WHO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसने ये कर दी। अब फ्री है आप, यानी आपको ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिपेंड करता है कि कंपटीशन, जैसे हम देखते हैं कि चाइना हमारे से आगे चला गया, चाइना में जो है वो अच्छी इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी, तो हमें अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलपमेंट करना। अगर आपने अच्छा एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे फॉरेन करेंसी आएगी और हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी। ये इसमें कुछ तो हमने इसको मतलब बता दिया आपको। तो सबसे पहले हमने जिक्र किया था ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हो, उसमें कौन कौन सी अप्रोच आई। 3 अप्रोच मैंने आपको बताया इसके अंदर। पहली थी आपका डिटर्मिनिज्म या एनवायरमेंटलिज्म डिफाइन कर सकते हैं, पॉसिबिलिज्म, एंड थर्ड इज द न्यू डिटर्मिनिज्म। उसके बाद इसमें भी किस प्रकार से स्टडी की जाती है, इसमें भाई कौन कौन से इसके कॉरिडोर कैसे, उसका डेवलपमेंट कैसे है, उसके फील्ड कौन से, मेन चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप दोबारा कंसल्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम जो है बच्चों आपका समाप्त हो। थैंक यू वेरी मच।